पाकिस्तान में साबिक जहादी कमांडरों की हलाकत का एक सिलसिला चल रहा है। इस पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। सोशल मीडिया ही अब एक बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू दुनिया में बन चुकी है। सोशल मीडिया पर इन हलाकतों के तनाज़र में दो तरह की आरा आ रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद हमारी अपनी एजेंसियों का काम है, ताकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनसे छुटकारा हासिल किया जाए, जो एलिमेंट्स क्रिएट किए उनसे छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि उन हलाकतों का पैटर्न एक ही है। अभी हाल ही में 26 फरवरी को कराची गुलिस्तान जौहर के इलाका में 55 ईयर्स खालिद रज़ा का कत्ल नामालूम साइकिल सवारों की फायरिंग से हुआ। 20 फरवरी को 60 साला बशीर अहमद का कत्ल भी नामालूम साइकिल सवारों मोटरसाइकिल सवारों की टारगेटेड किलिंग से हुआ। इससे पहले पिछले साल मार्च में कराची अख्तर कॉलोनी के अंदर मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम का कत्ल भी नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की टारगेट किलिंग के नतीजा में हुआ। एक ही पैटर्न है। और भारत के सोशल मीडिया के ट्रोलर भी और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ट्रोलर भी दो राय दे रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं ख़ुद ये पाकिस्तानी एजेंसियों का काम है चूँकि उन पर बैनुल अक़वामी प्रेशर है, और कुछ का ये कहना है कि ये भारतीय एजेंसियों का काम है। लेकिन ये बात तय है कि ये बहुत ही नामी गिरामी जहादी कमांडर्स हैं और सभी कश्मीर में जहाद कश्मीर के साथ मुंसलिक रहे। और ज़हूर इब्राहिम तो जो 1999 में इंडिया का मुसाफिर जहाज़ था जिसको कंधार लेकर जाया गया, नेपाल से वो उड़ा था, उसकी हाईजैकिंग में भी मुलव्वस थे। ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है। हमारे साथ थर्ड ओपिनियन के रूह रवां जनाब हामिद बशानी साहब जुड़े हुए हैं। बशानी साहब, ये बहुत ही अहम लीडर हैं जहादी कॉन्टेक्स्ट में। जैसे खालिद रज़ा 1990 में जो कराची डिवीज़न की बदनाम ज़माना जहादी तंजीम अल बदर के सरबराह बने थे, फिर उनको मुशर्रफ ने जेल में डाल दिया, फिर वो कई साल रहे जेल में। उसके बाद जब रहा हुए तो उन्होंने जहादी काम से बज़ाहिर अपने आप को जुदा कर लिया और तलीम के शोबा से वाबस्ता हो गए। इनका जो टारगेट किलिंग है वो 26 फरवरी को यानी 3 रोज़ पहले हुई। अब 20 फरवरी को यानी 10 रोज़ पहले कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम को रावलपिंडी में मुसल्ला नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने हलाक किया। उनका तल्लुक कपवाड़ा से था और वो 90 की शुरुआत में अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। उनका तल्लुक हिज़्बुल मुजाहिदीन से था। और तीसरे शख्स जिनका जिक्र मैंने किया बशानी साहब, पिछले साल मार्च 2022 में उनको इसी पैटर्न में मारा गया। और मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम जो हाईजैकिंग में मुलव्वस थे। इस सारी सूरत को सर आप कैसे देखते हैं? देखें जी, इसमें एक खबर तो आपने पढ़ी होगी कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लेटेस्ट मर्डर हुआ है वो सिंधो देश लिबरेशन आर्मी या लिबरेशन फ्रंट जो भी नाम है उसका, उसने कबूल की है, जिसकी वजह से ये एक तरह का इसको पॉलिटिकल ट्विस्ट मिलता है। अब जाहिर है मेरे पास, मैं उस तरह का जर्नलिस्ट नहीं हूँ जिसके पास इस तरह की वारदातों की कोई इंटेलिजेंस हो, चुके हम तो ज़्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज पे ही रिसर्च करते हैं या लोगों से रब्ते करते हैं। तो वो जो अंदर वाले जो होते हैं, वो अंदर की खबर रखने वाले, वो तो हम नहीं हैं, ना हमें खबर बेस इस पे तज्जिया कर सकते हैं। लेकिन हम हालात व वाक़यात की रोशनी में डेफिनेटली ये समझते हैं कि देखें जी, ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर आप अभी अभी जावेद अख्तर की कंट्रोवर्सी जो है वो देखें, पहली बात है कि उसको कंट्रोवर्सी कहना ही जो है बुनियादी तौर पे गलत है। एक आदमी ने एक बिल्कुल सीधा सादा मुखलसाना और सच्चा किस्म का सच बोला है, तो उसके खिलाफ एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है कंट्रोवर्सी के बजाय। लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि वो लोग जो हैं जिन्होंने इस तरह की वारदातें की हैं, यानी किसी न किसी तरीके से
वो भारत में जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व रहे हैं या दहशत की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहे हैं, वो पाकिस्तान में घूम रहे। तो इस हवाले से आप ये देखें तो पाकिस्तान जिन लोगों को एक वक्त में अपने एसेट कह रहा था, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम टर्निंग इनटू देयर नाइटमेयर्स। अब वो उनको एसेट नहीं कह सकते, चूंकि उनकी जो हरतर इवन उनका वजूद भी उनके लिए एक थ्रेटनिंग शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। चूंकि एक तो उन पे, जैसा कि आपने फरमाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र है, फोकस है, और जाहिर है कि ये सारे लोग जो हैं ये कोई खुफिया या गुमनाम या किसी भी तरीके से नहीं है कि ये कोई किसी को पता नहीं है इन लोगों की तादाद कितनी है, इन्होंने किस किस जहाद में हिस्सा लिया, क्या क्या एक्टिविटीज़, कौन कौन सी तंजीमें थी, ये हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। और इस पर अगर आप इसकी लिस्ट बनाएं तो ऐसे बेशुमार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान की एक बाएं बाजू की इस्लामी जमात जो है उसकी एक जो मिलिटेंट फ्रंट था अल बदर, बुनियादी तौर पे वो एक जमात के उसमें आया था। बाद में ये हुआ था कि कश्मीर के माज पे जब इनको बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा लोकल मामलात की वजह से, तो इनमें इख्तलाफ पैदा हो गया था, लेकिन बुनियादी तौर पे ये उस जमात के विंग थी। इसी तरह हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो जमात के सबसे करीब तरीन एक जो है आउटफुट क्या कहते हैं आउटफिट है। और ये अभी जो है जो उसका चेयरमैन है सलाहुद्दीन, जो आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, उस पे सुना है कि इसी तरह का हमला हुआ है, कोई बम उसकी गाड़ी में रखा गया जिससे वो बच गया किसी वजह से। तो बुनियादी तौर पे आपको नज़र आता है कि ये बुनियादी तौर पे वही लोग हैं जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट किस्म के स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये हो ही नहीं सकता कि इनका जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान इस वक्त एक ओपन जंग में है उसके साथ कोई नेक्सस ना हो। ये मैं बेशुमार दफ़ा इसका तजिया कर चुका हूँ कि ये जो है बुनियादी तौर पे एक तंजीम है। मैं इनके नाम लेता हूँ ना तो फिर आपका मीडिया जो है वो सोशल मीडिया स्लो हो जाता है, लेकिन ये किसी के पीछे एल लगता है, किसी के पीछे बे लगता है, किसी के पीछे कुछ लगता है। ये सारे जो इस तरह के ग्रुप हैं, खौफनाक, खूनख्वार और जंगजू किस्म के ग्रुप, ख्वाह वो इराक बेस्ड हों, मिस्र बेस्ड हों, पाकिस्तान बेस्ड हों या कश्मीर के अंदर हूँ, इनके अंदर एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये सिर्फ टैक्टिकली अपने आप को जो है वो बचा के रखने के लिए इन्होंने बाहर से मुख्तलिफ़ किस्म की डिसिप्लिन और मुख्तलिफ़ तंजीमें बनाई हुई हैं ताकि इनको यकदम किसी एक ही प्रोसेस में जो है वो गिरफ्तार ना कर लिया जाए या एक्सपोज ना कर लिया जाए। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पे एक लोग हैं। और अगर पाकिस्तान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा ऐलान जंग कर सकता है और उसमें भी बुरी तरह नाकाम हो सकता है, क्योंकि उस ऐलान जंग का बहुत करीबी ताल्लुक अफ़गानिस्तान की मूड पे था कि अफ़गानिस्तान उस पर कैसे रिएक्ट करता है। और आपने देखा कि अफ़गानिस्तान ने जिस तरह उनको दो टोक जवाब दे दिया, उसकी मौजूदगी में अब वो लोग बिल्कुल सेव हैं और वो किसी भी तरीके से कोई भी अपनी कार्रवाई जारी रखने की पोजीशन में हैं और पाकिस्तान उनको किसी तरीके से भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने की पोजीशन में नहीं है। अब ये जो नेक्सस है ये शुरू होता है वहाँ से जाके। तो मैं आज देख रहा था पाकिस्तान के एक बड़े कालम नवीस ने अपने उस दौरे का जिक्र किया है जिसमें वो भारतीय जम्मू कश्मीर में गया और वहाँ पे उसने एक बड़ा मशहूर कब्रिस्तान है जिसको कब्रिस्तान शोधा कहते हैं, उसका भी उसने दौरा किया। और उसने लिखा है कि उसमें जो 1/3 कब्रें हैं वो ऐसे लोगों की हैं जो पाकिस्तान से गए हैं। आप ज़रा इस बात पे गौर करें कि ये जो लोग पाकिस्तान में जावेद अख्तर की बात पे शर्मिंदा होते हैं, इनकी और बेइज्जत फील करते हैं, पहले उनकी इज्जत डिफाइन करें कि 1/3 ऑफ दी जो वहाँ पे ग्रेव्स हैं उन पे बाकायदा तख्तियाँ लगी हुई हैं और आगे बंदे के नाम के आगे उसका गांव लिखा हुआ है कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ फ़लाँ चीचा वतनी और फ़लाँ इब्ने फ़लाँ 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 जगह और फ़लाँ जगह। और वो कब्रें आज भी मौजूद हैं, कोई जाके उनको फ़ोटोग्राफ करके मीडिया पे डाले। तो ये इतना बड़ा ओपन सीक्रेट जो है, इससे जो लोग इनकार करते हैं जी हमारी बेइज्जती होती है, इनकी बेइज्जती होती है सच का आईना दिखाने में
और ये चीज़ें इनको नज़र नहीं आती। अभी जो है वो पता नहीं तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरियां जी, वो पता नहीं जर्मन टीवी ने क्या को मुझे को 150 ईमेल आई जो मैंने प्रोग्राम किया इस पे, और मोस्ट ऑफ देम लोकल यहाँ से, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, कि जनाब आपने ये कैसे कह दिया जी, वो जर्मन टीवी देखें जी, उसने ये कहा था फलां देखें। मैंने कहा वो टीवी तो तब देखें कि एक चीज़ हमें सामने नज़र ना आ रही हो। पहले तो हम वो चीज़ें देखते हैं ना जो हमें अपनी आंखों से सामने नज़र आ रही हैं। आपने पाकिस्तान में जो है ये जो जादी जो है एक पूरा अड्डा खोला हुआ था, और उसके नतीजे में जितनी कार्रवाइयाँ हुई, जिस पे जितना आपने फ़ख्र किया, और आपकी इस तरह की जो इस्लामिस्ट तंजीमों ने उस पे जिस तरह जश्न बनाए, वो सब हमारे सामने हैं। और उसमें यह कहना कि जनाब एक आदमी ने पॉइंट आउट कर दिया तो वो जनाब आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, तो ये जो प्रोसेस है सर, इसमें मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे इन लोगों का हशर यही होना था। ये जो बुनियादी तौर पे, मैंने तो कभी ना इनको मुजाहिद कहा है और ना कभी इस्लामिस्ट उस तरीके से मैंने समझा है। मेरे नज़दीक ये सब किराए के कातिल हैं, जो पैसे की खातर, फैम की खातर और इस्लाम का नाम बेच के तो अपने ज़ाती गैन और अपनी ज़ाती जो है जो ज़रूरियात और जो ज़ाती उनकी ख्वाहिशात हैं, उनके लिए उन्होंने जो है इतना बड़ी कत्ल गारत करी और ये सारा जो है वो काम किया है। और इन सब का एक एक करके इंजाम यही होगा, अगर इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली ये एलिमिनेट होंगे सोसाइटी से। बशाइन साहब, आपने बहुत सारी बातें की। आपने आखिर में एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाया। आपने कहा कि ये बुनियादी तौर पर एक कारोबार रहा, जहाद कश्मीर, और हत्ता कि दुनिया भर में जो जहाद हो रहे हैं वो किसी न किसी तरह से एक कारोबार की सूरत में हो रहे हैं, चाहे उसमें मुलव्वस लोगों को उसकी कारोबारी नौयत का इल्म हो या ना हो। आपने ये भी कहा कि ये अब जो नेक्सस है ये अब इसी तरह एलिमिनेट होगा। आपने जावेद अख्तर के उस स्टेटमेंट का हवाला दिया जो उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान में लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत के दौरान कहा कि जो मुंबई के कातिल हैं, वो 26/11 के जो ज़िम्मेदार हैं वो पाकिस्तान में खुले फिर रहे हैं। यानी ये अब कोई सीक्रेट नहीं रहा, मगर इस सीक्रेट को सभी जानते हैं, यानी ओपन सीक्रेट है, मगर जब कोई बयान करता है तो उस पर गुस्सा आता है। अब पाकिस्तान का मीडिया भी, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी खुल के कहते हैं कि 80s में 90s में जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर जहादी कार्रवाइयाँ हुई, चाहे वो अल-बदर हो, चाहे वो हिज़्बुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो जमात-उद-दावा हो, कुछ भी हो, इनके कोई भी नाम हो, मगर ओपन कार्रवाइयाँ होती रहीं। मगर जब उसका कोई तस्करा करता है तो वो ये कहते हैं कि ये तस्करा करने वाले भारत के एजेंट हैं। ये सूरत हाल जो है बशाई साहब, ये 80s 90s इवन 2000 और फिर 2010 के अशरे से होती हुई अब 2020 में, ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जब से रेवोकेशन आर्टिकल 370-35A हुआ तो बहुत पाबंदी हुई, इंटरनेशनल प्रेशर हुए, और अब ये है कि लगता है कि ये नेक्सस ख़त्म हो रहा है। आपको एक कश्मीरी होने के नाते ये जो 50 साल का सफ़र है टेररिज्म का, पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वहाँ पे चली, अब आपको लगता है कि ये तब्दील हो रहा है अमल और कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, या फिर क्या वजह है? कोई वसाइल नहीं है अब इनके पास, इसलिए ये कार्रवाइयाँ नहीं हो रही जो पहले होती थी? नहीं, देखें जी, पहली बात यह है कि ये बेहतरी की तरफ तो डेफिनेटली जाएगा। उसकी वजह यह है कि कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है, या ये जहाद के नाम पे जो कत्ल गारत गरी और खून खराबा है, इसका कभी भी कश्मीर की धरती के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा है। ये एक बहुत ही एलियन किस्म की इंटरवेंशन है, जिसको आप एक जो है एलियन वायरस, पैरासाइट जो नाम दे लें, लेकिन ये उसका उस धरती के साथ उसके जो रस्म रवाज और जो वे ऑफ थिंकिंग है उससे मेल नहीं खाता। तो इसने अल्टीमेटली जो है वो बीट होना था। लेकिन जो इस तरह के फिनोमिनन्स होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अब ये रातों रात तो नहीं होता ना। मिलिटेंसी लेट 80s में 90 में जाके पीक पे पहुंची, तो 10 साल तक जो है वो अरूज पे रही, तो फिर आस्ता आस्ता डिक्लाइन की तरफ गई।
तो इन चीज़ों पे टाइम लगता है और मज़ीद टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। लेकिन ये जो लोग समझते हैं कि उन्होंने अपने बस में इसको छोड़ दिया है, ये भी सही नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि हम अब भी जो है इस चीज़ को विटनेस करते हैं, और हम जो है वो देखते हैं कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से जम्मू कश्मीर में जारी है। अब भी नौजवान वहाँ पे जाते हैं और शहीद होते हैं। मैंने आपको कब्रों की बात बताई इसीलिए है कि एक सबूत जो एक नाकाबिले तरदीद बन जाता है। तो ये इसी तरह हम देखते हैं कि नाकाबिले तरदीद सबूत क्या होता है कि कई दफ़ा वो जाते हैं और मारे जाते हैं, तो फिर हमारे यहाँ उनकी मौत के सोग बनाए जाते हैं, उनकी याद में फंक्शन किए जाते हैं, या उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है कि ये जी बंदा इस गांव का ये नौजवान था और ये हीरो है, और उसके नाम पे झंडे लगाए जाते हैं और पोस्टर निकाले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी पूरे तरीके से सरेंडर नहीं किया। हुआ ये कि उनके हाथ पे जो एजेंसियों का उस तरीके से हाथ था, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का, जो उनको फैसिलिटेट करती थी बहुत सारे मामलात में, जिसमें सबसे बड़ा मामला फाइनेंसिंग थी। और फाइनेंसिंग जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं होती कि आप सिर्फ सरकार से लें। सरकार जब उसके लिए एक फेवरेबल किस्म का माहौल क्रिएट करती है, तो फिर आप जाके आम दुकानदार से, आम ताजर से, आम लोगों से भी पैसे कलेक्ट करते हैं, जो उस वक्त हो रहा था। आपको अगर याद हो तो उस वक्त ये राजा बाजार जैसे बाजार, या पेशावर में वो जो इस तरह के बाजार हैं, उनमें चादरें लेके 3-4 नौजवान जो है मुजाहिदीन, तो वो शाप टू शाप जाते थे और लोग उनमें पैसे डालते थे इस तरीके से। तो वो एक जो फाइनेंसिंग का एक प्रोसेस था, चूंकि उसको बुनियादी तौर पे बैकअप जो है वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट का था, पॉलिसियाँ उनकी इस तरह की थी। आप जो है वो जाके आज चंदा करके देखें ना, ऐसे चादर फैला के, तो कैसे पूरे पाकिस्तान में एक जो है मैडनेस थी कि लाहौर की मार्केटों में, कराची की मार्केटों में आप कहीं चले जाएं तो लोग चादरें डाल के चंदे कर रहे हैं जहाद के नाम पे, और कोई उनको पूछने वाला नहीं, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है। और अगर कोई उनसे कोई बात करता है तो एकदम कोई आदमी शैडो से निकल के बाहर आता था, वो खास मूछों वाला, और उनको कहता था कि लीव इट अलोन। और फिर आप जाके इलाका गैर से कलाशन कोफों का एक पूरी सुजुकी भर के उसके ऊपर बगैर कोई कपड़ा डाले ड्राइव करें। आपके पास किसी एक कश्मीरी असली या जाली तंजीम का कार्ड होना चाहिए जो 10 रुपए में बनता था, यानी वो नहीं होता जिसपे फोटो लगा के नाम लिखा होता है। तो वो लेके तो आप इलाका गैर से चल के तो सीधा जाके बॉर्डर क्रॉस करें, तो रास्ते में इतने चेक पोस्ट हैं, सारे मिलिट्री जिनको हैंडल करती थी, कोई आपको ना रोकता था ना सवाल पूछता था, और उनको पता था कि इस गाड़ी में क्लाशनकोव्स हैं या क्लाशनिकोव्स हैं, जो भी आप उनको कहते हैं। तो ये जो सिलसिला था वो अब ख़त्म हो गया बाज़ाहिर, चूँकि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि पैंतरा बदल दिया है। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की दौड़ इस चीज़ में है कि वो किसी न किसी तरीके से ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो है, इसको ग्रैब करके तो इसको पाकिस्तान के अंदर तहलील करें, डिज़ाल्व करें, जो आप नाम इसको दे सकते हैं। अब इन्होंने लेटेस्ट ये शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, उसको प्लाटों में तकसीम करके, तो ये अब जो है वो दे रहे हैं जी। ये सिंध हाउस, मसलन आज की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है सो कॉल्ड, उसने आर्डिनेंस जारी किया कि जी मैं हुकूमत सिंध को मुजफ्फराबाद सिटी में अपना जो है सिंध हाउस बनाने के लिए 22 कनाल अराजी देता। अब कैन यू इमेजिन, ये लगता है मैं किसी पुराने बादशाह की को कहानी पढ़ रहा हूँ, को मुगलिया दौर की या उससे भी पहले राजू महाराजों की, कि जहाँ पे ये ज़मीनें, ये सारी चीज़ें राजू महाराजों की मलकियत होती थी, तो वो जोश में आके जिसको चाहे उठा के, भाई तुम किस मकसद की खातर जो है हुकूमत सिंध को 22 कनाल ज़मीन दे रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ज़मीन क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? तुम होते कौन हो? तुम एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, यू आर नॉट ए किंग। तो तुम्हारी हरकतें इस तरह की हैं। अब वो बजाय इसके कि इस पे बस करता, कल उसने दूसरा ऐलान कर दिया कि मैं गलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो है, को गलगित बल्तिस्तान को
जो है वो भी उसने 22 कनाल का ही कहा कि एक प्लाट देता हूं जिसमें गिलगित हाउस बनेगा। अब इसमें आप देखें, इसमें जाके हमें असल साजिश का पता चला कि ये कर क्या रहे हैं। ये पूरे इन इलाकों की प्लाटिंग करके, तो ये अपने अपने मनपसंद किस्म के अफराद को दे के, जी यहाँ सिंध हाउस बन गया, वो गलगित को लेके, तो उसको पता है कि लोग ज़्यादा रजिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, तो स्टेट सब्जेक्ट के उसमें नहीं आता, तो इसलिए उसकी आड़ में जो है वो एक पंजाब हाउस बना देंगे, एक फलां हाउस बना देंगे। और कुल 4,500 मुरबा मील इलाका है वो, जहाँ इस वक्त कैफियत ये है कि तमाम जंगलात काट दिए गए हैं। तमाम जो आपकी प्रिजर्व जो होते हैं, जो इनको कौन से कंजर्वेशन एरियाज आप कहते हैं, उन पे उन्होंने तामीरें कर दी हैं। पूरे मुल्क में पूरा आज़ाद कश्मीर जो है उसमें एक गटर लाइन नहीं है जनाब। ताहिर साहब मैं आपको बताऊं, यानी ये जो सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम होता है किसी भी सिटी में, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, ज़रा जाएं आप गूगल पे जाके देखें, और उसमें किसी एक सिटी में 10 मीटर का पाइप नहीं है। लोगों ने खड्डे खोद के जो है ना, तो वो ड्रेनेज और इस तरह का जो सिस्टम है उसको वो किया हुआ है, और उसकी वो प्लाटिंग करके तो अब उसको तहलील करना चाहते हैं। और वो क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि वो समझते हैं कि इंडिया ने जो काम कर दिया ये इरिवर्सेबल है, और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। 5 अगस्त 2019 में जो काम किया ना, जिसको हम कहते हैं ना, वो पुरानी जबान में पक्का काम, जिसको कहते हैं ना लोहार की एक जो है चोट, वो पक्का काम उन्होंने इसलिए किया कि एक तो उन्होंने सीधा सीधा पार्लियामेंट के पास लेके जाके वहां से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जो है वो बाकायदा वोटिंग करा के, तो उसको बाकायदा सील करके स्टैंप करके तो एक पक्का काम कर दिया। अब इनको ये पता चल गया कि हम इस सिलसिले में इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना कोई नेगोशिएट कर सकते हैं, चूंकि मोदी साहब ने क्लियरली कह दिया कि भाई नेगोशिएशन अब ये है कि हम आज़ाद कश्मीर की बात करें कि वो आप कब वापस कर रहे हैं। तो उसके जवाब में इन्होंने अब आज़ाद कश्मीर को प्लाटों में तकसीम करके तो जो है वो इसको तहलील करने की कोशिश की, ताकि इंडिया का अगर कोई क्लेम बनता भी है तो यहाँ ऐसी पूरा पाकिस्तान बना हो ना जी, ये सिंध हाउस है और वो पंजाब हाउस है और वो बलूचिस्तान हाउस है, तो फिर आज़ाद कश्मीर कहाँ रह गया जिस पे इंडिया जो है वो क्लेम करेगा। और ये सबसे बड़ा इनका जो है हमला गिलगित बल्तिस्तान पे है। चूंकि मेरी इतला ये है कि अब चाइना इनको ये कह रहा है कि अगर आप कर्जे वापस नहीं कर सकते तो आप गिलगित बल्तिस्तान के बारे में हमसे नेगोशिएट करें। ऑब्वियसली वो उनको ये नहीं कह रहा कि हमें दे दें, जो कि वो कहेगा, क्योंकि उसने उज्बेकिस्तान को इससे कहीं कम कर्जे पे जो है वो रोक के तो उससे 1000 स्क्वायर मुरबा मील इलाका जो है वो ले लिया है। तो अब ये एक कहानी शुरू हो गई है, उनको होश नहीं है कि मिलिटेंट किधर चले गए, कहाँ क्या हुआ। अब ये जो इंडिया का प्रेशर है, ये अगर लीक नहीं होता या इसमें इंडिया पहले की तरह किसी जाल में आके तो फिर वही पॉलिसी नहीं इख्तियार करता जो लीनियट किस्म की कि चलें आप भी ठीक हैं और आप भी ठीक वाली, तो मैं समझता हूं कि ये विद इन ईयर और टू जो है अपने प्रोसेस में तहलील हो जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, चूंकि इन्होंने झूठ का एक बहुत बड़ा एक किला तामीर किया हुआ है, मुनाफकत का, लूट घसूट का एक किला तामीर किया हुआ है, जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो उसका इनके लिए कायम रखना अब पॉसिबल नहीं रहा है। अच्छा बशानी साहब, हम इस सारे अमल में ये भी देखते हैं कि खालिद रज़ा जिनको अभी 3 रोज़ पहले मारा गया कराची में, तो वो भी एक ज़माने में जेल में रहे और जहाज़ से किनारा कशी करके तलीम के शोबा से वाबस्ता हो गए। दूसरे भी मिलिटेंट जो मारे गए या जो अभी फिर रहे हैं वो भी कहीं इधर उधर होके कुछ और कर रहे हैं। यहाँ टोरंटो में मिलिटेंट कुछ रहते हैं, साबका मिलिटेंट, आप भी उनसे कभी मिले होंगे, मेरे से भी बतौर जर्नलिस्ट वो अपनी राय का इजहार करते रहते हैं। वो भी अब पाकिस्तान की एजेंसियों को बहुत बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं हमें मिसयूज़ किया, हमें गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया। तो क्या आपको ये भी लगता है कि उन मिलिटेंट्स में ये एहसास अब शिद्दत पकड़ रहा है कि हम तो तरीक राहों में मारे गए या मारे जा रहे हैं? ऐसी सूरत हाल की ऑब्जर्वेशन आपको भी है? बिल्कुल डेफिनेटली है जी, ये एक खौफ व हरास का आलम है जो मिलिटेंट एक्स मिलिटेंट कम्युनिटी है उसके अंदर, और ये बजा तौर पे है।
यानी आप किसी भी दुनिया के किसी भी प्रोसेस में आप जब देखते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप ऐसे लोगों को ट्रायल पे डालते हैं, ये हो नहीं सकता कि आप ऐसे लोगों को खुला छोड़ दें कि जी जिस वक्त इनके हाथ में बंदूक थी या इनके पास ताकत थी या इनके पास वसाइल थे तो इन्होंने बेगुनाह लोगों के खून से होली खेली, तो लेट देम गो। नो बॉडी विल वॉक अवे लाइक दिस। कोई भी मुल्क जो कानून पे यकीन रखता है, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है, उसके लिए जो पीरियड ऑफ टाइम है, क्रिमिनल केसेस में कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता। ये आपने देखा यहाँ पे कैसे कैसे लोग 50-50 साल बाद लोग जो है वो किसी सेक्सुअल असाल्ट या इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस में बाकायदा जो है ट्रायल से गुजरते हैं। तो उन्होंने कैसे सोच लिया कि वो जो है फॉरेन बंदूकें लेके, फॉरेन फंड्स लेके, तो जो है वो इस तरह गरीब लोगों को और इस तरह के बेसहारा लोगों को कत्ल करेंगे, उनकी खून से होली खेलेंगे और उनको इसकी इम्यूनिटी मिल जाएगी और कोई कभी उनसे नहीं पूछेगा। तो इसलिए ये जो है मैं समझता हूँ कि ये अगर किसी की भी पॉलिसी है, अब मैंने आपको कहा कि मेरी इंटेलिजेंस बड़ी कमज़ोर है, मैं ज़्यादातर पढ़ने पढ़ाने या रिसर्च पे जोर देता हूँ, लेकिन जिसकी भी पॉलिसी है उसमें बड़ी जान है और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। जी बशाई साहब, आखिर में इस बहुत ही मैं कहूँगा नाजुक सवाल पे आपकी ओपिनियन लूँगा। अब जो लोग इस तरह मारे जा रहे हैं, कुछ पे अटैक हुआ और जैसे हाफिज़ सईद के घर के बाहर अटैक हुआ, उसके बारे में भी डिफरेंट स्टोरी सामने आई। आप क्या समझते हैं कि इन लोगों की एलिमिनेशन में या इस कश्मीर प्रोजेक्ट को किसी हद तक रिलेटिवली वाइंड अप करने के चक्कर में दोनों मुल्कों की सरकारों को रिलीफ महसूस होता है? ये सवाल अपनी जगह पे कि इस तरह के हमलों के पीछे कौन है, इसकी इंटेलिजेंस ना आपके पास है ना मेरे पास है, मगर क्या हम ये सोच सकते हैं, क्या तजिया कर सकते हैं कि अल्टीमेटली दोनों हुकूमतों को ही इसमें रिलीफ महसूस होता है? पाकिस्तान की हुकूमत को ये कि ये एसेट अब एसेट नहीं रहे, लाइबिलिटी बन गई हैं, इनसे जान छुटाई जाए, और उधर भारत की तरफ से भाई जैसे भी इनसे छुटकारा मिल रहा है ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि ये बैड नेम्स टू इंडियन सिक्योरिटी थे। आप इस मसले को कैसे देखते हैं? देखें जी, भारत की तरफ से तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, चूँकि आप गुज़श्ता 6-7 साल का अगर रैकेट देखें, जो ट्रैक रैकेट है, तो उन्होंने वहाँ पे जितने मिलिटेंट थे या उनके लीडर थे या जो लोग मिलिटेंसी को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली या अदरवाइज आइडियोलॉजिकली, उनको उन्होंने बाकायदा अरेस्ट करके उनके मुकदमात उन पे कायम किए और वो बड़ी तादाद में जेलों में मौजूद हैं। उसके बाद जो मिलिटेंसी के हवाले से वो तो एक लंबी, वो 80 से ही शुरू हो गया था। 1991 के बाद आपको पता है वहाँ एक काउंटर इंसर्जेंसी जो शुरू हुई थी और जो JKLF वर्सेस जो हिजबुल मुजाहिदीन और इस तरह के दूसरे मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुपों के दरमियान जो इन फाइटिंग शुरू हो गई थी जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए थे, उसके बाद वो सिलसिला एक बड़े अरसे तक जारी रहा और उसमें बहुत सारी जो है वो क्लीन अप हुआ। इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि इन लोगों को किसी भी तरीके से अनअटेंडेड, और लफ्ज़ अनअटेंडेड मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि इनको जो है किसी एहतसाब के अमल से गुजारे बगैर इनको छोड़ देना जो है ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। चूँकि ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि इससे आप ये सबक लेते हैं कि हम किसी वक्त भी कोई ऐसी हरकत करके तो उससे बच के निकल सकते हैं। आपके साथ बाद में बारगेनिंग हो जाती है, आपको किसी और तरीके से गिव एंड टेक के उस पर जो है आपको अगर इस तरह का रास्ता दे दिया जाता है, तो ये पॉलिसी इंडिया ने वाइंड अप कर ली और इसके लिए उनको बड़ी सख्त किस्म की तनकीद का निशाना पड़ा। सवाल पाकिस्तान का था, चूँकि पाकिस्तान ने अनटिल कि ये लास्ट मिनट में आके जब उनका TTP के साथ और ये FEAT जो FATF था उसके अंदर जब वो बुरे तरीके से एक बंद गली में फंस गए, और ये जो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशनें जिन्होंने आजकल पाकिस्तान के बाज़ार बंद किए हुए महंगाई की कालें दे के ये जब उभर के सामने आ गई, तो उस वक्त इनको थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ कि भाई ये हमने जो है बहुत बड़े मॉन्स्टर पैदा कर दिए हैं इस मुल्क में, एंड और हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं है कि हम इनके साथ डील कर सकें। इसलिए मैं गुज़श्ता 20 साल से कहता हूं कि दहशतगर्दी के इशू पे और किसी इशू पे हो या ना हो, पाकिस्तान और इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो कॉमन हो सकता है। और ये चूंकि खित्ते का रीजनल प्रॉब्लम है,
जब तक आप दहशतगर्दी को रीजनल बेसिस पे नहीं रोकते। मसलन आप दहशतगर्दी रोक लें तो अफगानिस्तान में अड्डे खुले हों, ट्रेनिंगें चल रही हों, शेल्टर सेंटर हों, असला बन रहा हो, या इंडिया का जो है वो कश्मीर में कंट्रोल कर ले, तो इस तरफ जो है पाकिस्तानी जो कंट्रोल कश्मीर है उसमें ये सारे अड्डे खुले हों, ये सारी प्रीचिंग हो रही हो, तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले दिन से कि ये रीजनल बेसिस पे ही इस मसले को टैकल किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर एक जो है आपकी सिगमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उसमें ये उनको ये रियलाइज हुआ है, लेकिन अभी तक वो बहुत कमज़ोर हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब भी जो डोमिनेटिंग माइंड है वो प्रो मिलिटेंसी है, और वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, वो समझते हैं कि वो आखिर दम तक उनको लड़ना चाहिए, तो या खुद मरें या दूसरे को मारें। तो जब तक ये जो मरहला है तय नहीं होता, और इनफैक्ट जो माइल्ड और मॉडरेट किस्म की थिंकिंग है उसको मौका नहीं मिलता, तो उस वक्त तक तो ये कहना मुश्किल होगा। खुसूसन एक ऐसे मौके पे जब आप देखें वहाँ हो क्या रहा है, किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो फ्रेंच में तहता तह तो कहते हैं जिसको आई टू आई, किस तरह जो है वो जजेस अजीबो गरीब किस्म की बांगें दे रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म के ऐलानात कर रहे हैं, किस तरह मिलिट्री जो है वो ऊपर और नीचे और एयर एंड देयर वाले वो मामलात क्रिएट की। ये सारी चीज़ें देख के तो उसमें अभी तक ये कहना मुश्किल है कि आखिर में जाके तो वो बाग जो है वो किसके हाथ में होगी। जी बशानी साहब, बहुत शुक्रिया इस बहुत ही जैसे कहते हैं सेंसिटिव इशू पे आपने सरासल बातचीत की। बातचीत आपके साथ होती रहेगी, और आपने जिस तरह जिक्र किया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त नेक टू नेक पॉलिटिकल पार्टीज़ और जजेस के ग्रुप्स और आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हैं, इवन आर्मी के सिटिंग ऑफिसर्स भी, तो वो क्या कोई सॉफ्ट किस्म का सिविल वॉर का सिलसिला है? ये मौजू आपके साथ हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे बैरिस्टर हमीद बशानी साहब की, और बातचीत आपके साथ होती रहेगी इन्हीं सेंसिटिव मौज़ूआत के हवाले से, और साउथ एशिया के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उनके हवाले से, और इंटरनेशनल इश्यूज़ के हवाले से, कैनेडियन इश्यूज़ के हवाले से। आज की गुफ्तगू मेरे साथ और बैरिस्टर बशानी साहब के साथ थर्ड ओपिनियन में देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.